आज एक व्याकरण के नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हैं। संज्ञा। नए टॉपिक के अंतर्गत आज हम संज्ञा को लेकर आए हैं। इसमें हम लोग देखने का काम करेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं और इसके कई उदाहरण देखेंगे साथ साथ में। आइए हम लोग चर्चा करें। सर्वप्रथम कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति चाहे वो किसी का भी नाम हो, वह संज्ञा है। कोई भी वस्तु पूरे धरती पर, पूरे ज़मीन पर, पूरे संसार में है, कोई भी वस्तु वह संज्ञा है। या किसी का स्थान, कोई स्थान है, कोई जगह का नाम है, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, कुछ भी स्थान का यदि नाम है तो वह संज्ञा है। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। अब हम लोग इस 5 भेद के प्रकार का परिभाषा देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और इसके कई उदाहरण भी देखने का हम लोग काम करेंगे भी। संज्ञा के वैसे तो अभी ऊपर भी बताए, यहाँ कुछ डिटेल भी दिया गया है इसका। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और इसके आसान भाषा में हम लोग अभी परिभाषा समझेंगे। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसका परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं: जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस शब्द से किसी भी एक व्यक्ति का नाम या एक वस्तु का नाम, जैसे राम, मोहन, वस्तु कोई भी चीज़ ले सकते हैं, पंखा, टेबल, कुर्सी, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे राम, मोहन, कृष्ण, ताजमहल, दिल्ली, हिमालय, गंगा आदि, ये सारे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। शब्द से ही पता चल पा रहा है, जाति, संपूर्ण जाति का बोध जहाँ हो। आइए इसका परिभाषा इस प्रकार से देख सकते हैं: जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लोग गाय यदि बोल देते हैं
तो संपूर्ण गाय का बोध होता है। किसी खास गाय के बारे में यदि बोला जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, न कि जातिवाचक। लेकिन यदि सिर्फ गाय बोलेंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। यदि सिर्फ घोड़ा बोलेंगे तो संपूर्ण घोड़े का बोध होता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आदमी यदि बोलने से संपूर्ण आदमी का बोध होता है, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लेकिन आदमी में ही किसी का नाम यदि बोल देते हैं, मोहन, सोहन, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन सिर्फ आदमी बोल देने से, आदमी का बोध होने से ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। औरत, संपूर्ण औरत की बात यदि करते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। और किसी औरत का यदि नाम हम बोल देते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब हम लोग नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहने का मतलब है, इसका परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं, जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म और स्वभाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब समझना है यहाँ कि भाव क्या है। कहने का तात्पर्य जैसे बुढ़ापा, चतुराई, मिठास, लड़कपन, दया, लिखावट, मित्रता, सर्दी, गर्मी, ये सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। एक भाव उससे उत्पन्न होता है, चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, अर्थात उसमें कुछ गुण दिखाई दे, कोई धर्म दिखाई दे, उसका स्वभाव यदि उसका दिखाना हो, तो वैसे स्थिति में भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत वैसे संज्ञा को रख सकते हैं। अब भाववाचक संज्ञा बनाने के कुछ तरीके हैं, नियम हैं, आइए उसको देख लें। किसी शब्द में यदि आई लगा हुआ है, ता लगा है, वट लगा है, हट लगा है, पन, पा आदि प्रत्यय को शब्दों में जोड़कर, लगाकर भाववाचक संज्ञा हम लोग उसको बना सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ उदाहरण स्वरूप भी दिया गया है, बुढ़ापा, यहाँ पा अंत में लगा हुआ है। किसी शब्द के अंत में जब प्रत्यय को लगाते हैं तो यहाँ पा, देखिए अभी बताए, पा ये प्रत्यय है, बूढ़ा में पा लगा दिए तो ये बुढ़ापा हुआ। उसके बाद है चतुराई, आई ये प्रत्यय है, किसी शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है। ता, मित्रता, वट, लिखावट, हट, इस प्रकार से कई शब्दों को हम लोग देख सकते हैं। और किसी शब्द में यदि आई, ता, वट, हट, पन, पा आदि यदि प्रत्यय लगा देते हैं तो वह शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, वह शब्द भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। आइए अगला देखते हैं हम लोग। 4, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसा शब्द से ही पता चल पा रहा है, समूह। आइए इसका पहले परिभाषा देख लें। जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो, समूह या झुंड का बोध हो, उसे समूह
वाचक संज्ञा कहते हैं। समूह या झुंड कहाँ हमें प्राप्त होता है, कहाँ देखने को मिलता है? तो सभा में, यदि किसी चीज़ का सभा हो रहा है वहाँ हम देख सकते हैं। मेला में हम आदमी का, मनुष्य का झुंड देख सकते हैं, समूह देख सकते हैं। भीड़ कहीं लग गया है, वहाँ लोगों का भीड़ होता है, वह समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा, हम लोग पढ़ाई करते हैं कक्षा में, वहाँ कई बच्चे मौजूद रहते हैं, ये सारे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। पुनः इसका परिभाषा हम लोग देख सकते हैं। जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा, मेला, भीड़, कक्षा आदि। नंबर 5, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य, सारे संज्ञा के शब्द से ही पता चल जाता है कि यह कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा। द्रव्य का तात्पर्य होता है किसी वस्तु को नापा या तौला जा सके, गिना जा सके, काउंट कर सकते हैं, उसको गिन सकते हैं। आइए उसका परिभाषा सर्वप्रथम देख लें हम लोग। जिस वस्तुओं को नापा और तौला जा सके उसके नापों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल, घी, पानी, आटा, ये सारे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के वीडियो के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ। सब्सक्राइब कर लें चैनल को और एक लाइक अवश्य करें ताकि मेरा मनोबल इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए उत्साहित रहूं। हम लोगों ने अभी संज्ञा किसे कहते हैं इसको देखने का काम किया, परिभाषा देखे, भेद देखे और कई हम लोगों ने उदाहरण देखा। अतः इस प्रकार के वीडियो के लिए मैं पुनः प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।